चलो लिखो क्वेश्चन। On a single slit of width 2 mm, light of wavelength 450 nanometer is incident normally. Find angular divergence in which most of the light is diffracted. तुम कुछ नए से लग रहे हो यार। कौन हो? कीर्तन पटेल। पहली बार ऑफलाइन आया हो? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो सवाल में कुछ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो आपको अलग सा लगे, वो है एंगुलर डाइवर्जेंस पहला शब्द। दूसरी चीज आपको ऐसा हो सकता है कि बताया ही नहीं गया है कि वो रीजन कौन सा होता है जहाँ मैक्सिमम लाइट जाती है ना। तो क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सोचने की कोशिश करो क्योंकि ऐसी टर्म एग्जाम वगैरह में कभी भी आ सकती है ना। मुझे जो पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ, सॉल्व उसी से होगा। एंगुलर डाइवर्जेंस से क्या समझ सकते हो? लाइट रेज बेंड होती है, डाइवर्ज होती है, ऐसे फैलती है, तो वो एंगल बताना है। रीजन इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्शन पैटर्न तो स्क्रीन पे दिखता है, पर मोस्ट ऑफ द लाइट कहाँ रहती है? सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि अचानक फिर मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत घट जाती है, देखा था ना हमने ग्राफ। तो अल्टीमेटली वो आपसे पूछ रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी है, बस इतना सा सवाल है। समझ आया? सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी है। तो यहाँ लिख भी लेना, मोस्ट ऑफ द डिफ्रैक्टेड लाइट इज इन द सेंट्रल मैक्सिमा।
तो बेसिकली एंगुलर विड्थ क्या आ जाती है 2 थीटा 1 यानी 2 साइन इनवर्स फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा बाय बी। अब बहुत छोटा है ये, तो सीधे आप एंगुलर विड्थ अल्फा कहते थे उसे, डब्ल्यू नहीं। अल्फा को सिंपली आप कह सकते हो 2 लैम्डा बाय बी। तो 2 इंटू 450 10⁻⁻9 बाय बी जो है 0.2 mm। टू mm है क्या? एंगुलर विड्थ होती है मिनिमा की, ये किसी ने बोला मुझे ऐसा सुनाई दिया। कितना आ गया इससे? -5। हाँ क्या कह रहे थे बेटा? एंगुलर विड्थ हमने मिनिमा की निकाली नहीं थी, होती ही नहीं है। बस एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहाँ पे डार्क फ्रिंज दिखती है। बात है बीच में सेंट्रल मैक्सिमा आता है, फिर फर्स्ट मिनिमा आता है, तो उसके बीच में क्या लाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो उसी को फर्स्ट मिनिमा ऊपर और फर्स्ट मिनिमा के नीचे जो रीजन है जहाँ लाइट दिख रही है उसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कह देते हैं। किस विड्थ में? डार्क बनेगा, सबसे ज्यादा ब्राइट बनेगा, वहां फिर ऊपर जाते में इंटेंसिटी घट रही होगी। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये 2 mm है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 mm तो एकदम डार्क एकदम ब्राइट बनेगा, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी घट रही होगी, यहाँ मिनिमा आ जाएगा, यहाँ मिनिमा आ जाएगा। तो डाउट क्या है? जोड़ तो लिया हमने, तो आपने यही तो निकाला ना, ये पूरा एंगल, तो वो कवर हो गया कि नहीं हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा की पूरी विड्थ के दौरान इंटेंसिटी आई नॉट ही नहीं रहती है, घटती जाती है ना, ऊपर जाके जीरो हो जाती है, और उस पूरे को कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। चलो अगला क्वेश्चन। A beam of wavelength 400 nanometer falls on a narrow slit and the pattern is observed on a screen 2 meters away. The distance of second minima from central maxima is 2 mm. Find width of slit.
नहीं भाई, नहीं भाई, सही है। सर 0.8 सही है सबका। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा क्या हो जाती है, तुम्हारा नहीं आया? मतलब मैं इस बात पे विश्वास कर नहीं सकता भाई, तुमने क्लास अटेंड नहीं किया इसीलिए नहीं आया। ये होती है तो y क्या हो जाएगा, f थीटा। अरे बोलो, यानी कि 2f साइन इनवर्स लैम्डा बाय, सॉरी 2 लैम्डा बाय बी। सेकंड मिनिमा है ना, 2 बाहर नहीं आएगा, अंदर आएगा। नहीं भाई, ठीक है, यानी कि हमें दिया गया है 2f लैम्डा बाय बी, इसकी वैल्यू दे दी गई है 2 mm। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2, फोकल लेंथ क्या दे रखी है 2 मीटर, लैम्डा दे रखा है 400 नैनोमीटर अपॉन 2 mm। विदाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोशिश करो बेटा, इंग्लिश है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अच्छा ये डी क्या है पता है, स्लेट के बीच की सेपरेशन, स्मॉल डी। वन डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय
ये किसका है? है किसी का? तो सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के अंदर डबल स्लिट के 20 मैक्सिमा आ जाने चाहिए, ये क्वेश्चन। हम्म, नवंबर 20 मॉड्यूल में तो ये आंसर नहीं दिया है, देखो। तो एक बार मैं देख रहा हूँ YDSC के सेटअप को, और एक बार मैं ले लूंगा सिंगल स्लिट के सेटअप को। इसके लिए स्क्रीन ले ली मैंने। तो YDSC में होता है क्या है, बीच में आ जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, और पूरा पैटर्न सिमेट्रिक होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ 10th मैक्सिमा बनेगा और यहाँ भी 10th मैक्सिमा बनेगा, समझ आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि 20 मैक्सिमा आ जाएंगे, हालांकि हो तो फिर ज्यादा भी जाएंगे, है ना। या सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली एंगुलर पोजीशन क्या होती होगी 10 मैक्सिमा की। आपको ये पता है कि फ्रिंज विड्थ जो आएगी बीटा, YDSC के लिए अगर बोला जाए, बीटा क्या आएगी, लैम्डा डी बाई डी। तो ये क्या कह सकता हूं मैं, फॉर 20 मैक्सिमास, फॉर 20 मैक्सिमास कितनी स्क्रीन ऑक्यूपाई होगी, बोलो। स्क्रीन ऑक्यूपाई कितनी हो रही है, ऑक्यूपाई हो रही है 20 बीटा। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अगर आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी उसी सेटअप में कर रहे हो तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कैपिटल डी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बोलो, 2 डी लैम्डा बाय बी। क्या क्या माने, 2f साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी। याद है फॉर्मूला विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का? तुम काफी कंफ्यूज लग रहे हो। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। डाउट है तो पूछ लेना आगे। दोनों क्या हो जाने चाहिए, तो 20 इंटू लैम्डा डी बाई डी इक्वल होना चाहिए 2 डी लैम्डा बाई बी। यहाँ से बी आएगा आपके पास कितना, लैम्डा डी तो कट गया 10.1 mm। तो समझ के करो, ठीक है। तो बस कितनी स्क्रीन ऑक्यूपाई हो रही है, बस आपको ये देखना, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है नहीं, कोई ज्यादा कुछ पूछने को होता भी नहीं है। चलें आगे। देखो
बोलो आप क्या कह रहे हो, तुम कैसे गिनोगे बताओ। कर लिया, अब नीचे 10 और, टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी। मार्जिन लेके नहीं चलना, एग्जैक्टली वही आएगा ना। 20 मैक्सिमा अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो उनके बीच टोटल स्क्रीन कितनी यूज हुई होगी। आप 3 मैक्सिमा भी ले रहे हो, जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा को कंसिडर करके इसमें ले रहे हो, विड्थ तो 20 बीटा ही आएगी ना, तो विड्थ लेके करना है। क्लियर है, आगे लिखिए पोलराइजेशन। क्या कंसिडर ना करें, फ्रेस्नेल नहीं करो तो आप फिर ये मान के चलो कि एंगुलर पोजीशन निकाल लो 20 मैक्सिमम की, तो आप कहते हो 20 बीटा, वो कैसे आई होगी। ऐसी तो लिखते हैं हम कि ये जो भी एंगल रहा होगा यहाँ पे थीटा, आर की लेंथ ही तो लिख देते हैं एक तरह से डी, तो वो डी हटा दो तो आपकी विड्थ क्या आ जाएगी, एंगुलर विड्थ क्या आ जाएगी 20 मैक्सिमा के लिए, 20 लैम्डा डी बाई डी की जगह क्या आ जाएगी, 20 लैम्डा बाई डी आ जाएगी कि नहीं। नहीं समझ पा रहे, जब हम वाईडीएससी करते हैं भाई, ये आपका वाईडीएससी सेटअप है, ये स्क्रीन है, तो ऐसे बन के ही तो 20 मैक्सिमा बने होंगे कहीं इसी रीजन में, तो ये आपको पता है कि 20 बीटा है, ये एंगल मैं कुछ कह देता हूँ थीटा है, क्योंकि सेपरेशन इतना ज्यादा है तो इसे आर्क की लेंथ की तरह इक्वल करते हैं, ये सेपरेशन डी है तो इसे डी थीटा कह देते हैं कि नहीं। तो ये आप जब लिखोगे लैम्डा डी बाई डी तो ये डी डी कट जाएगा और ये थीटा आ जाएगा। अब सेंट्रल मैक्सिमा की आपको एंगुलर विड्थ पता है 2 थीटा 1, उसके इक्वल कर दो इस एंगुलर विड्थ को, अगर आप फ्रेस्नेल नहीं यूज करना चाहते तो। ठीक है, अगली चीज है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि हम लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कम। लाइट के बारे में आपको ये पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करती है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। आज तक मैंने जब भी डायग्राम बनाया है तो मैंने एक्स एक्सिस पे लाइट को चलता हूँ माना है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया और जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर वाले प्लेन के अंदर, पूरे प्लेन के अंदर ऑसिलेट कर रही होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी पूरे प्लेन के अंदर ऑसिलेट कर रही होती है। इन सभी ऑसिलेशन के कंपोनेंट्स अगर आप सोच लो वाई जेड प्लेन में कर रहे हैं वो लोग, जैसे मैं बना ही देता हूँ थोड़ा देख के आसान लगेगा। इस तरह से अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो यहाँ एक प्लेन आएगा इससे परपेंडिकुलर, इस तरह से होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस प्लेन के अंदर दो एक्सिस जो हम चूज कर लेंगे, एक तो कर लेंगे हम वाई एक्सिस और एक हम कर रहे हैं जेड एक्सिस। तो हम सिर्फ शो कर देते थे वाई एक्सिस पे ये मान के इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, पर कर रही होती है एक्चुअली वो पूरे प्लेन के अंदर। तो अगर कोई फील्ड है जो कि वाई जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रही है तो सभी ऑसिलेशंस का अगर आप कंपोनेंट ले लो इन एक्सिस के ऊपर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आधे कंपोनेंट्स तो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे और आधे जेड एक्सिस पे आ जाएंगे। किसी भी डायरेक्शन का ऑसिलेशन हो तो उसके कंपोनेंट आप वाई और जेड पे तो ले ही सकते हो ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे प्लेन के अंदर है और वाई जेड पे उसके कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं। तो ऐसी लाइट को कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। यानी अगर ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर वाले पूरे प्लेन के अंदर हो रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है जो पॉसिबल है। समझ आ रहा है, और ऐसी लाइट को आप क्या कह देते हो, अनपोलराइज्ड लाइट। अब बात यह है कि जितनी ज्यादा डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा होगा हर ऑसिलेशन से रिलेटेड एक एनर्जी होगी, तो इसलिए लाइट के पास ढेर सारी एनर्जी होगी। अगर मैं उनमें से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन को अलाउ करूं और बाकी सारे ऑसिलेशंस को हटा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेव की एनर्जी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है, किसी तरीके से मैंने ऐसा कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम सिर्फ वाई एक्सिस पर ही ऑसिलेट कर सकते हो।
जो Z में कंपोनेंट आ रहा होगा वो अचानक से गायब हो गया, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऐसी लाइट को कह दिया जाता है पोलराइज्ड लाइट। समझ आया? किस काम आती है पोलराइज्ड लाइट, कुछ पता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के काम आ जाती है। तो जो मटेरियल हम यूज करते हैं हम लोग, वो क्या हो जाते हैं, पोलरॉइड कहलाते हैं। पोलरॉइड ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को अलाउ करते हैं, बाकी सारे डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है, यही सब लिखना है। देख लो पहले अनपोलराइज्ड लाइट, तो मैं इस तरह से शो कर दूंगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले पोलराइजेशन होता क्या है लिख लेते हैं। तो प्रोसेस क्या हुआ, अब या एक सेकेंड, अभी एक एक करके कर लेंगे। बिल्कुल भाई, हाँ। क्या वो मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ, क्योंकि अभी तक 1-1.5 लाइन लिखी है हमने, अभी से टेंशन कैसे हो सकती है? ठीक है, अब देखना एक एक करके सुनोगे शायद समझ आ जाएगा। पहले अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट वो लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर हो रहा होता है। एक प्लेन में कितनी डायरेक्शन होती है? इनफाइनाइट। तो हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड। क्या हुआ बोलो, मतलब क्या होता है? अब उसका क्या बोला, एनर्जी है वो ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लो यहाँ पे, लाइट या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड oscillates in all possible directions of the plane normal to direction of propagation. ठीक है भाई, सिंबल जो इसके लिए यूज किया जाता है वो ये है। या अगर आप लाइट को इस तरह से चलते हुए दिखा रहे हो, तो हम इस तरह से शो करते हैं। क्या इसका मतलब समझ आ रहा है क्या है? ये वाई एक्सिस तो दिख रही है आपको, वाई एक्सिस पर ऑसिलेशन हो रहा है, और ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस पर ऑसिलेशन हो रहा है। तो अगर एक्स में लाइट चल रही है, तो जहां भी पूरे प्लेन में ऑसिलेशन हो रहे हैं उनके कंपोनेंट्स या तो वाई एक्सिस पे आ रहा होगा या जेड एक्सिस पे आ रहा होगा। तो इस तरह से शो कर सकते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट। वो सब सही है, नहीं वो सब होता है ना, पर उसका ऑसिलेशन की डायरेक्शन बदलती है एक प्लेन के अंदर, ऐसा मानो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा, पोलराइज्ड लाइट क्या हो जाएगी?
oscillations restricted in one direction only, ऐसी लाइट को कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट। तो अगर लाइट इस तरह से चल रही है तो या तो ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में दिखे, y में, या ऑसिलेशन किस में दिखे, z में। ऐसी लाइट को आप कह दोगे पोलराइज्ड लाइट। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिंपल है। पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट से कम होती है। ऐसा हम चाहते क्यों है? कई कारणों की वजह से। गॉगल वगैरह पहने होंगे तुमने, उन्हें पोलरॉइड्स भी कहा जाता है? नहीं। महंगे गॉगल अगर आपने खरीदे होंगे तो सस्ते प्लास्टिक वाले नहीं जिसमें अंधेरा अंधेरा बस दिखने लग जाता है, वो वाले नहीं। अच्छे ग्लासेस अगर आप खरीदोगे तो पोलरॉइड ग्लासेस कहते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि वो लाइट की इंटेंसिटी को बहुत कम कर देते हैं और आप धूप में भी देख सकते हो, है ना। देख तो वैसे भी सकते हो, बिना आंखों को हार्म किए देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें पोलराइज लाइट की जरूरत होती है। इसके अलावा जैसे आपने देखा ही केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए भी पोलराइज लाइट की जरूरत हो जाती है ना। ये हो गया इसका सिंपल। अब बनाया कैसे? यहाँ ये पॉइंट भी लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट is smaller than unpolarized light. Polaroids are used to turn unpolarized light to polarized light. आएगा बेटा, सब्र। ऑब्वियसली हमारा मकसद है कि कैसे हो रहा है कि नहीं, तो वो मेथड सीखना। लिख लो, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। पहला मेथड होता है बाय रिफ्लेक्शन। तो मान लो कि दो मीडियम की एक बाउंड्री है, यहां मैं ले सकता हूँ μ1, यहां मैं ले लेता हूँ μ2। और लाइट रे आके इस बाउंड्री पे गिरती है, तो क्या क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन। हम आइडियल केस में कहते हैं कि रिफ्रैक्शन ही होता है, पर रियल लाइफ में हमें पता है थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होगा। तो एक मैं बना देता हूं अपनी रिफ्लेक्टेड रे और एक मैं बना देता हूं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना भाई। तो ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी है आई और ये एंगल है आर। यहां जो लाइट आ रही थी वो अनपोलराइज्ड लाइट थी। समझ गया तुम, है ना, तो उसी समझ जाओगे। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो इस तरह से चली जाएगी, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो इस तरह से जाएगी। और ऐसा हर बार नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है वो समझ आ रहा है? यहाँ से लाइट कैसी आई थी? अनपोलराइज्ड।
जबकि रिफ्लेक्ट होके लाइट कौन सी गई है, पोलराइज्ड, और ट्रांसमिट जो हुई है पार्शियली पोलराइज्ड। क्या कैसे मतलब है, लोगों ने महसूस किया पोलराइज थे, और कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, एनर्जी उसकी कम हो ही जाएगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई ना लाइट तो इंटेंसिटी तो कम हो ही गई। अब देखा गया कि एक डायरेक्शन के पार्शियली पोलराइज किसे कहते हैं, पार्शियली पोलराइज का मतलब क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन का वाइब्रेशन जो है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाए, पूरी तरह गायब ना हो। रिफ्लेक्टेड में पूरी तरह से एक डायरेक्शन का ऑसिलेशन गायब हो चुका है, जबकि इसमें दूसरी डायरेक्शन का ऑसिलेशन भी है पर वो पूरी तरह से गायब नहीं हो, थोड़ा बहुत क्या हो गया, कम हो गया, तो उसे पार्शियली पोलराइज कहते हैं। ऐसा होता सिर्फ तब है अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर जाएं तो। एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैंने कहा था ना थोड़ा केमिस्ट्री जैसा है, तो बस लिख लो। इस केस में हाँ वो तो फिर अनपोलराइज्ड है, ठीक है। इफ अनपोलराइज्ड लाइट is incident on a medium boundary such that reflected and refracted rays move perpendicular to each other, then reflected light is completely polarized, जबकि refracted light is partially polarized. इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कोई रिलेशन बता सकते हो? I प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, या R को आप कह सकते हो 90 डिग्री माइनस आई। तो अगर लॉ लगा दें μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, तो वो हो जाएगा μ2 sin 90 माइनस आई, यानी कि μ2 cos R। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan I इज इक्वल टू म्यू, या I आपको मिल जाएगा μ2 बाई μ1, सॉरी tan इनवर्स μ2 बाय μ1। μ2 कौन सा मीडियम है, रिफ्रैक्टेड, और इंसिडेंट मीडियम है μ1। रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम है, ये इंसिडेंट मीडियम। तो ये वो एंगल है जिस पे लाइट गिराने से लाइट कैसी हो जाती है, रिफ्लेक्टेड वाली पोलराइज। तो इस एंगल को कहते हैं हम ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल। समझ आया? सर वो मेथड ऑफ पोलराइजेशन का जस्ट ऊपर वाला पॉइंट दिखाइए। हाँ बोलो। हो गया सर। क्या होगा, उसको भी ब्रूस्टर्स एंगल पे गिरा दो अगर आप, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी पोलराइज्ड होगी, ट्रांसमिटेड भी पोलराइज्ड होगी, दोनों की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी।
क्लियर है? सवाल कराएं? अरे यार नहीं बोलना था, क्या करूं, न्यू दे दूं और तुमसे आई पूछ लूं? क्या सवाल कराऊं? मॉड्यूल में कर लेना, एक आध होगा इसके ऊपर। सीरियसली कराना है क्या? देखेंगे, एंड में टाइम बचेगा तो करा देंगे। दूसरा मेथड बाय रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन से आपने पोलराइजेशन करा दिया, अब आप रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन कराओगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मटेरियल की स्लैब थी, कोई मटेरियल की स्लैब है म्यू, और मैंने लाइट को लाके इंसिडेंट कराया, अनपोलराइज लाइट थी, आई एंगल पे। ठीक है, और मैंने गिराया है कि आई इज इक्वल टू थीटा बी। थीटा बी यानी कि थीटा ब्रूस्टर्स एंगल। तो क्या हुआ होगा, यहां से एक लाइट निकली होगी पोलराइज्ड, और ट्रांसमिटेड जो है या रिफ्रैक्टेड हम कह दें, तो वो क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड। अब आप क्या करते हो, फिर से स्लैब रख देते हो एक और सेम मटेरियल की, तो सेम एंगल पर ही गिरेगी, ब्रूस्टर्स एंगल पे। तो फिर से क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड और ये फिर से, तो एक समय के बाद वो क्या हो जाती है, पोलराइज। ऑब्वियसली दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अलग रहेगा, एक डॉट वाली है तो वो वाली लाइन वाली होनी चाहिए, समझ आ रहा है? इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जब ये पार्शियली पोलराइज हुई थी तो डॉट वाली इंटेंसिटी थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो गई थी, और यहाँ आते आते गायब हो गई। समझ आया? पार्शियली इक्वली डिवाइडेड होती है, पार्शियली क्या, हाँ, इक्वली डिवाइडेड होती है। ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ये भी कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ये भी अब क्या हो गई है, कंप्लीटली पोलराइज। समझ आया? जरूरी नहीं है दो ही बार में हो जाए, हो सकता है 3 बार कराना पड़े, 4 बार कराना पड़े, पर रिफ्रैक्शन से इसी तरह कराया जा सकता है। बार बार रिफ्रैक्शन करा के किसी एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को गायब करने की कोशिश करें। बोलिए, कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता, लाइट दिखती नहीं ना दोस्त, अगर आप देख पाओ तो अलग बात है, फिर तो आपको ऐसे हिलती डुलती भी दिख रही होगी। देख लेना एक ही डायरेक्शन में या कई सारे डायरेक्शन में, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा। कम इंटेंसिटी की पोलराइज लाइट ही मिलेगी, कभी भी पोलराइज लाइट अनपोलराइज नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी उसके पास है ही नहीं वो आएगी कहां से। देखो यार, मैं फिर वही कहूंगा, अब ये मटेरियल क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका कारण तो है, और हम जा भी सकते हैं उसके अंदर। क्या होता है, किसी भी मीडियम में ढेर सारे डायपोल्स होते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एंटर करती है तो डायपोल्स अलाइन होते हैं, और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने की शुरुआत कर देते हैं। तो मान लो थोड़ी दूर तक उन्होंने कम कर पाया, पर पूरी तरह से गायब नहीं कर पाया। समझ आया? तो यही चीज अगर प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, एनर्जी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये हम कह देते हैं डायपोल्स के ऊपर जो भी वर्क होगा और ये सब, पर इतना डिटेल में कोई संभव ही नहीं कोई पूछेगा, है ना, क्योंकि कहीं दिए ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो आपको जरूरत नहीं उतना जाने की। क्लियर है? आगे बढ़े। तीसरा मेथड,
बाय, हाँ, बाय डबल रिफ्रैक्शन। तो डबल रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि अगर आप एक लाइट रे लेके आते हो जो कि अनपोलराइज्ड लाइट से बनी हुई है, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये बोलो, रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता? होता है, इस तरह से। आगे भी जाएगी पर मैं इतना ही बना देता हूँ। तो मान लेते हैं हम लेके आए हैं अनपोलराइज्ड लाइट, तो नॉर्मली क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब होता है तो एक रे आपको रिफ्रैक्टेड रे मिल जाती है, और ऑब्वियसली ब्रूस्टर्स एंगल पे नहीं गिरा है तो कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, लाइट ऐसी पास कर जाएगी। लेकिन यहाँ जो मटेरियल हमने यूज किया है ये है स्पेशल क्रिस्टल। मत पूछना क्यों, ठीक है ना। होते कौन कौन है वो मैं बता सकता हूँ, कैल्साइट होता है, क्वार्ट्ज होता है, और एक टूरमलीन होता है। सुना है क्या? नहीं सुना, अच्छी बात। तो डबल रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि इंसिडेंस रे, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्शन के समय पे दो रे में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, एक चली जाती है सीधी की सीधी, उसे स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं करना, समझ आ रहा है, और एक जो है वो स्नेल्स लॉ फॉलो करती है और वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो जो रे सीधी की सीधी निकल जाती है इस तरह से, देखा जाता है कि वो पूरी तरह से क्या है, पोलराइज्ड है, यह है कंप्लीटली पोलराइज्ड। जबकि जो रे रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करती है, देखा जाता है कि वो होती है पार्शियली पोलराइज्ड, तो ये है पार्शियली पोलराइज्ड। अगेन ऐसा क्यों होता है इस पे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना भाई। तो जो रे स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती उसे हम कहते हैं ई रे, और ई रे का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और जो रे स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है उसे हम कहते हैं ओ रे, यानी कि ऑर्डिनरी रे। समझ आए? लिख लो, क्योंकि रिफ्रैक्शन में दो रे निकली ना, होनी तो एक ही चाहिए थी। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की एक और खास बात है, अगर आप इस क्रिस्टल को घुमाने लग जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा, तो रिफ्रैक्टेड रे को भी घूमना पड़ेगा, पर ई रे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप क्रिस्टल को घुमाते जाओ वो सीधी ही जाने वाली है पार करके, क्योंकि ये क्रिस्टल कैसा है, स्पेशल है। बस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on
नहीं, ई नहीं कहेंगे उसे, फिर वो तो स्प्लिट हो नहीं पाएगी। और ये पॉइंट भी लिख लो कि ऑन रोटेटिंग क्रिस्टल ई रे does not rotate. Completely polarized is partially polarized. कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ, लिखना, लिख लो बेटा। अगर सामने कोई दूसरा आदमी है जो देख रहा है इस तरफ से, तो उसे कितनी इमेज दिखेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट की? दो इमेज दिखेगी। समझ आ रहा है? एक तो सीधी ई रे की वजह से और एक ओ रे की वजह से। तो ये समस्या लोगों के सामने आई जब उन्होंने चश्मों में वो ये लगाने की कोशिश की, क्योंकि अब आपको हर एक चीज दो दो दिखेंगी, फायदा नहीं है ना। चले आगे। तो इसीलिए यूज किया गया निकोल प्रिज्म। ठीक है ना। और ये एक प्रकार का पोलरॉइड है। जब दुनिया में पोलरॉइड बने तो ये स्टार्टिंग के कुछ सबसे नए सबसे पहले वाले पोलरॉइड्स हैं, सबसे पुराने। सर हाँ भाई। सर लास्ट में आपने क्या बताया? मेरा नेट चला गया था। मैंने बोला कि अगर कोई दूसरी साइड से देख रहा होता तो उनको दो इमेज दिखती, एक ई रे की वजह से और एक ओ रे की वजह से, है ना। यस सर। तो अब इस तरह से बनाया गया था ये एक पोलरॉइड। उस पोलरॉइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया जा रहा है ये कैल्साइट है। बीच वाले रीजन में भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज किया गया। ट्रांसपेरेंट मीडियम कनाडा बॉल्सम सीमेंट, और ये सीमेंट है ट्रांसपेरेंट। है ना, भारी भरकम चीजें। मुझे तो कभी हजम हुआ नहीं है ये सब। ठीक है, क्योंकि देखा नहीं ना तो फील नहीं आती है। ट्रांसपेरेंट सीमेंट मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, इस तरह से है। तो अब इसमें खास बात क्या है कि म्यू जो होता है कैल्साइट का, वो बड़ा होता है म्यू ऑफ ये जो सीमेंट आपने यूज किया है। ऐसा करने से क्या हुआ
ये फायदा हुआ कि जब यहाँ से आप अनपोलराइज लाइट लेके आए और वो इस मीडियम के अंदर गई तो वो दो में स्प्लिट होगी। एक रे तो ईरे है, उसके रास्ते में कोई भी आ जाए उसको फर्क पड़ने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं। वो पार करते हुए सीधे निकल गई। यहाँ पे हमारे पास थी अनपोलराइज लाइट, नहीं ये तो स्पेशल सीमेंट है, उसका नाम है, कनाडा में मिला होगा शायद, मुझे यही लग रहा है। तो यहाँ से जो लाइट मिली वो पूरी तरह से पोलराइज थी और इसके एंगल्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया गया कि यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड लाइट आए वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे टकराए। ऐसा करने से उस लाइट को यहाँ से लौट जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दो फायदे होंगे, एक तो आपने आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को कम कर दिया, दूसरा जो दो दिख रहे थे आपको अब एक दिखने लगा। तो बन गया आपका पोलराइड। दूसरे प्रिज्म का क्या काम है, सीमेंट अटक नहीं पा रहा होगा सेटअप चाहिए होगा और क्या, और कोई लॉजिक तो लगता नहीं, क्योंकि ईरे तो बेंड हुई नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं कि उसको सीधा करने के लिए चाहिए हो। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स लिखा देता हूं मैं। E ray travels undeviated and is completely polarized O ray undergoes PIR and is partially polarized. समझ रहे हो, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेंस टाइप के पेपर में इस चीज के ऊपर जरूर क्वेश्चन आ सकता है। ई रे के बारे में जरूर याद रखना कि उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, बीच में क्या आ रहा है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही चले। आगे अरे छोड़ो यार। चौथा लिखिए, ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, आराम से लिखना बैठ के, एक बार समझना भी तो पड़ेगा, वापस से रिवाइंड भी तो करना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है ये। आगे अरे उसमें क्या क्या बनाया तुमने अभी तक। ओरे अनडिविटेड जाती है और मतलब ईरे अनडिविटेड जाती है और ओरे का टीआईआर हो जाता है। आगे लिखिए, अगला मेथड है बाय स्कैटरिंग। यार एक खत्म नहीं हो पाया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। FR03 में तो ये खत्म हो गया था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मैं कुछ सुन नहीं रहा था लिखे जा रहा था लिखे जा रहा था, खत्म नहीं हो गया था मुझे। नहीं भाई, अभी तो 8 जागे हुए शायद 2-3 ही थे, एक ही आवाज आ रही है, तो शायद उसकी आवाज सुन के एक तो जागे होंगे और बाकी 5 से तो गहरी नींद में होंगे। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग एक फिनोमेना है जो आपने सुना होगा हमारे वातावरण में होता है। एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर। तो होता क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा है, थोड़ा अच्छा रहेगा, कम तो हो ही नहीं रहा वैसे।
ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है ना। और हमने क्या किया, यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर गिराई। तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको मिली एनर्जी, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाइब्रेशन वगैरह बढ़ जाता है, पर बहुत देर के लिए एनर्जी अपने पास रख नहीं सकते और वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, है ना। थोड़ी देर हवा में कोई भी उड़ सकता है, फाइनली अपनी जगह पे आ ही जाता है। अब वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, और उन्हें पता नहीं कि किधर एमिट करना है, तो वो हर जगह एमिट कर देते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो ये देखा गया कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट एमिट की जाती है वो पूरी तरह से पोलराइज होती है। तो मेरे डायग्राम के हिसाब से एक्स एक्सिस पे अनपोलराइज लाइट आई थी, तो वाई और जेड दो डायरेक्शन होंगी, तो वहां लाइट आपको कंप्लीटली पोलराइज मिलती है और बाकी सब जगह आपको अनपोलराइज लाइट मिलती है। जो ट्रांसमिटेड एक्सिस है उसके अलोंग जरूर पार्शियली पोलराइज मिल जाती है। क्या हो गया, देखो इनको माइनस वाई में पूछ रहे हो, माइनस वाई एक्सिस में पूछ रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, प्लस वाई में तो माइनस वाई में भी हो गई ना यार, 90 डिग्री होना चाहिए बस, कैसे डाउट है तुम्हारे। ये अनपोलराइज्ड है, ठीक है ना। पूछा किसने था तुमसे, कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ठीक है ना। फुल स्टॉप, काय बात के लिए फुल स्टॉप है, तुम मुझसे पूछ नहीं रहे थे ना। अब भी नहीं समझ पाए क्या हो रहा है, तुम्हारा डाउट था या स्टेटमेंट था, डाउट था। देखो ठीक है, तो लिख लो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स absorb unpolarized light and then scatter it in all directions. Light scattered perpendicular to direction of incidence is completely polarized. यहाँ पे जैसे कि y एक्सिस एंड z एक्सिस, the transmitted light यहाँ पे x एक्सिस is partially polarized. कोई दिक्कत, चलें आगे। अगला मेथड डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म में क्या हो जाता है, फिर से अगर आपके पास ये स्पेशल क्रिस्टल है,
जिसमें से ये वाला नेचुरली अकरिंग होता है। अगर हमारे पास स्पेशल क्रिस्टल है और हम एक लाइट को लेके आते हैं और इसके ऊपर गिरा देते हैं, तो देखा जाता है जैसे जैसे वो इस मीडियम के अंदर मूव कर रहा होता है, कौन, लाइट, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और बाहर आपको मिल जाती है पोलराइज लाइट। अनपोलराइज। कोई दिक्कत? इस प्रॉपर्टी को डाइक्रोइज्म कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? अगला है नहीं, ठीक है। सिर्फ यही है मेथड जिनसे कि आप लाइट को क्या करते हो, पोलराइज करते हो। कोई दिक्कत किसी को? पढ़ाएं और ये काफी है। हो गया? 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट में नहीं हो पाएगा, हो भी सकता है। हो गया, 1 मिनट भी खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं। कल की हमारी क्लासेस में क्या करना था, डिस्कशन। अब बात यह है कि एक और टॉपिक इसमें रह गया, उसके क्वेश्चन मॉड्यूल में होंगे, उसे कहते हैं रिजोल्यूशन पावर, रिजॉल्व करने की पावर, और डॉपलर इफेक्ट लाइट के लिए। दो चीजें रह गई। तो वो जनरली रिजोल्यूशन पावर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब की होती है, तो उसको पढ़ना उन सब के बाद ही बेटर रहेगा, ऑब्वियसली तभी समझ पाओगे। वही तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तो खत्म हो जाएगा कल। कल क्या करें फिर, डिस्कशन किसका, क्या क्या दिया है, वेव ऑप्टिक्स की 2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो कल इसका डिस्कशन होगा, इसको खत्म कर देंगे। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दे, चलेगा ना। वो तो अपने आप भी पढ़ना है, तुम्हें रटना ही है, उसका कोई सीखने का तरीका नहीं है, वो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं। पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। मॉडर्न ऑप्टिक्स कितने हफ्ते, डिपेंड करता है भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है तुम लोगों को, 1 हफ्ता कम हो गया, ठीक है। 1 हफ्ता नहीं, मतलब 3-4 क्लास कम हो गई। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, पूरा 1 हफ्ता कम हो गया। एक्सरे आता है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है ना, तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। और क्या, अब तो तुमने पढ़ ही रखा है, अपना सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। हाँ उसको अरे तुम कितना आगे का सोच रहे हो, अभी भी टाइम लगेगा। जैसे जहां तक है नवंबर एंड तक अपना
अक्टूबर एंड तक अपना खत्म हो जाएगा, है ना। 2 क्लास इसकी और लगेगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो जोड़ के ये खत्म हो जाएगा। क्या अच्छे से पढ़ा दूं? अच्छा किया तुमने अब कह दिया कि मैं अच्छे से पढ़ा दूं। अभी तक तो मैं घास काटता आया था, अब तुमने बोल दिया तो अब मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ के बच्चे हैं ही अलग। 11th में एक बच्चे ने कहा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कहता है झूठी तारीफ करता है हमेशा। मैं वही खड़ा हूँ, मेरी तारीफ जितनी उससे ज्यादा बेइज्जती कर दी गई। चलो एंड करते हैं फिर।